केंचुए की आंतरिक या आकारिकी के बारे में हम देखेंगे। तो आंतरिक संरचना के बारे में देखेंगे, एनाटॉमी के बारे में। तो केंचुए का शरीर एक पतली अकोशिकीय परत से ढका रहता है। केंचुए का शरीर एक पतली अकोशिकीय परत से ढका रहता है, जिसे हम उपत्वचा कहते हैं। उपत्वचा के नीचे अधिचर्म होती है, जो दो पेशीय परतों के रूप में पाई जाती है। गोलाकार व लंबवत दो परतें होती है तथा सबसे अंदर की ओर देहगुह्य उपकला पाई जाती है। अधिचर्म स्तंभाकार उपकला कोशिकाओं की एक स्तर की बनी हुई होती है। अधिचर्म स्तंभाकार उपकला कोशिकाओं की एक स्तर की बनी होती है, जिसमें अन्य प्रकार की कोशिकाएं जैसे स्रावी ग्रंथि कोशिकाएं भी सम्मिलित होती हैं। तो ये थी हमारे केंचुए की त्वचा के बारे में। अब हम शुरू करते हैं आहारनाल के बारे में। केंचुए की आहारनाल किस तरह से होती है। तो केंचुए की आहारनाल शरीर के प्रथम से अंतिम खंड तक एक लंबी सीधी नली के रूप में उपस्थित होती है। प्रथम खंड पर उपस्थित मुख प्रथम से अंतिम खंड तक फैली हुई मुख गुहा में खुलता है, जो ग्रसनी की ओर अग्रसर होती है। चौथे खंड में खुलती है और चौथे खंड में खुलती है। यानी कि मुख जो होता है प्रथम खंड में पाया जाता है और प्रथम खंड से तृतीय खंड तक मुख गुहा होती है। तो चौथे खंड में ग्रसनी होती है और ग्रसनी एक छोटी सक्रिय नलिका में खुलती है, जिसे हम ग्रसिका कहते हैं। ग्रसिका कहते हैं। यह 5वें से 7वें खंड तक पाई जाती है। ग्रसनी चौथे खंड में होती है और ग्रसिका 5वें से 7वें खंड में पाई जाती है तथा एक पेशीय गिजार्ड होता है, जिसको हम पेशनी कहते हैं। यह 8वें और 9वें खंड तक पाई जाती है। पेशनी का कार्य है, यह सड़ी पत्तियों और मिट्टी आदि के कणों को पीसने का काम करती है, पीसने में मदद करती है। फिर आमाशय 9वें खंड से लेकर के 14वें खंड तक पाया जाता है। 9वें से 14वें खंड तक आमाशय होता है। केंचुए का भोजन सड़ी गली पत्तियां और मिट्टी मिश्रित कार्बनिक पदार्थ होता है। तो केंचुआ भोजन के रूप में पत्तियां और मिट्टी के मिश्रण का उपयोग करता है। आमाशय में स्थित कैल्सीफेरस ग्रंथियां, आमाशय में कैल्सीफेरस ग्रंथियां पाई जाती है, जो हुमस में उपस्थित हुमिक अम्लों को उदासीन करती है। कैल्सीफेरस ग्रंथियां हुमस में उपस्थित हुमिक अम्लों को उदासीन कर देती है। आंत्र 15वें खंड से प्रारंभ होती है और अंतिम खंड तक जाती है। आमाशय 9वें खंड से लेकर के 14वें खंड तक पाया जाता है और फिर 15वें खंड से लेकर के अंतिम खंड तक आंत्र पाई जाती है। और आंत्र एक लंबवत नलिका के रूप में होती है। 26वें खंड में आंत्र से एक जोड़ी छोटी और शंक्वाकार आंतरिक अंधनाल निकलती है। यानी 26वें खंड में एक जोड़ी छोटी और शंकु के आकार की आंतरिक अंधनाल निकलती है। आंत्र का विशिष्ट गुण है 26वें से लेकर के 35वें खंड में। आंत्र का एक विशिष्ट गुण है 26वें खंड से लेकर के 35वें खंड में आंत्र की पृष्ठ सतह में आंतरिक बलन भित्तिभंज का पाया जाना।
यानी आंतरिक बलन व भित्ति भंज का पाया जाना, ये 26वें 35वें खंड में पाई जाती है, जिसे हम आंत्र बलन या टिफ्लोसोल कहते हैं। आंत्र बलन या टिफ्लोसोल कहते हैं। यह आंत्र बलन अवशोषण के प्रभावी क्षेत्र में वृद्धि कर देता है। आहार नाल शरीर के अंतिम खंड पर एक छोटे छिद्र के रूप में खुलती है, जिसे एनस या गुदा कहते हैं। केंचुआ कार्बनिक पदार्थों से भरपूर मृदा को भोजन के रूप में निगलता है। आहार नाल से गुजरते समय पाचक रस एंजाइमों का स्राव करते हैं। यानी जब भोजन आहार नाल से गुजरता है, तब इसमें भोजन में पाचक रस एंजाइमों को स्राव कर दिया जाता है, जो कि पदार्थों के साथ घुल मिल जाता है। ये एंजाइम जटिल भोज्य कणों को सूक्ष्म अवशोषण योग्य कणों में बदल देते हैं। ये सरल अणु मॉलिक्यूल्स आहार नाल झिल्ली द्वारा अवशोषित करके उपयोग कर लिए जाते हैं। तो ये था हमारा केंचुए का आहार नाल, केंचुए की आहार नाल। केंचुए की आहार नाल देख सकते हैं हम। प्रथम खंड से तीसरे खंड तक मुख होती है। ग्रसनी पाई जाती है चौथे खंड में, और 5वें से लेकर के 7वें खंड तक ग्रसिका होती है। पेशनी होती है 8वें से 9वें खंड में। फिर 9वें खंड से लेकर के 14वें खंड तक आमाशय होता है। 14वें खंड तक आमाशय होता है, और फिर 15वें खंड से लेकर के अंतिम खंड तक आंत्र पाई जाती है। और 26वें खंड में अंधनान निकलती है, शंखवाकार होती है। और 26वें खंड से लेकर के 35वें खंड तक आंत्र बलन पाए जाते हैं, जो अवशोषण क्षेत्र को बढ़ाते हैं। तो ये हमारा था केंचुए की आहार नाल की संरचना। ये केंचुए की आकार की विषय हम देख सकते हैं। अब हम देखेंगे केंचुए का रुधिर परिसंचरण तंत्र। तो फेरेटिमा का रुधिर परिसंचरण तंत्र बंद प्रकार का होता है, जिसमें रुधिर वाहिकाएं, केशिकाएं और हृदय शामिल है। रुधिर वाहिकाएं, रुधिर केशिकाएं और हृदय शामिल है। बंद प्रकार का रुधिर परिसंचरण तंत्र होता है। इस कारण रुधिर हृदय तथा रक्त वाहिनियों तक ही सीमित रहता है। संकुचन रक्त परिसंचरण को एक दिशा में रखता है। सूक्ष्म रुधिर वाहिकाएं रक्त को आहार नाल, तंत्रिका रज्जु और देह भित्ति तक पहुंचाती है। यानी सूक्ष्म रुधिर वाहिकाएं रक्त को आहार नाल, देह भित्ति और तंत्रिका रज्जु तक पहुंचाती है। रुधिर ग्रंथियां चौथा, पांचवा और छठा देह खंड पर पाई जाती है। चौथे, पांचवें और छठे देह खंड पर रुधिर वाहिकाएं पाई जाती है। रुधिर ग्रंथियां पाई जाती है। तो रुधिर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है? चौथे, पांचवें और छठे खंड में पाई जाती है। ये ग्रंथियां हीमोग्लोबिन तथा रुधिर कोशिकाओं का निर्माण करती हैं। रुधिर ग्रंथियां हीमोग्लोबिन तथा रुधिर कोशिकाओं का निर्माण करती है, जो रुधिर प्लाज्मा में घुल जाती है। इनकी प्रकृति भक्षाणविक होती है। केंचुए में कोई विशेष श्वसन तंत्र नहीं होता। केंचुए में श्वसन गैस विनिमय शरीर की आर्द्र सतह से होता है और उनकी रुधिर धारा में संपन्न होता है। तो केंचुए में कोई विशेष श्वसन तंत्र नहीं होता। श्वसन केवल त्वचा द्वारा होता है, आर्द्र सतह द्वारा होता है, और रुधिर धारा में संपन्न हो जाता है त्वचा द्वारा। यह केंचुए का समव्रत रुधिर परिसंचरण तंत्र। तो यहाँ पृष्ठ रुधिर वाहिका है, ये लाल रंग की दिखाई देती है, और ये पार्श्व हृदय है,
और ये पार्श्वीय ग्रसिकीय हृदय है। ये पार्श्व ग्रसिकीय वाहिका, ये अधर वाहिका है, और अग्रपाश है जिसको हम लूप कहते हैं, और ये संधाई वाहिका है, जोड़ने वाली है, और ये अधस तंत्रिका वाहिका। तो ये था हमारा केंचुए का रुधिर परिसंचरण तंत्र। और चौथे, पांचवें और छठे खंड में रुधिर ग्रंथियां पाई जाती है जो हीमोग्लोबिन और रुधिर केशिकाओं का निर्माण करती है। अब हम देखेंगे उत्सर्जी अंग के बारे में पढ़ेंगे, केंचुए का उत्सर्गी अंग। अब हम देखते हैं केंचुए में उत्सर्जी अंग। तो केंचुए के उत्सर्जी अंग खंडों में व्यवस्थित और बलित नलिकाओं के बने होते हैं। यानी कि जो उत्सर्जी अंग है वो खंडों में व्यवस्थित रहते हैं और बलित नलिकाओं के बने होते हैं, जिन्हें वृक्कक या नेफ्रिडिया कहते हैं। ये वृक्कक 3 प्रकार के होते हैं। पटीय वृक्कक, जिसको सेप्टल वृक्क कहते हैं, ये 15वें खंड से लेकर अंतिम खंड के दोनों ओर अंतरखंडीय पटों पर पाए जाते हैं तथा ये आंत में खुलते हैं। तो पटीय वृक्क 15वें खंड से लेकर के अंतिम खंड तक और अंतरखंडीय पटों में पाए जाते हैं और आंत में खुलते हैं। दूसरे प्रकार के वृक्कक हैं अध्यावरणीय वृक्कक, जो शरीर की देह भित्ति के आंतरिक आस्तर पर पाए जाते हैं। यानी कि अध्यावरणीय वृक्क शरीर की देह भित्ति के आंतरिक स्तर में पाए जाते हैं, तीसरे खंड से लेकर के अंतिम खंड तक चिपके रहते हैं और शरीर की सतह पर खुलते हैं। फिर तीसरा प्रकार है ग्रसनीय वृक्क। ये चौथे, पांचवें और छठे खंड में पाए जाते हैं। चौथे खंड में ग्रसनी होती है, चौथे खंड से लेकर के छठे खंड तक पाए जाते हैं, 3 युग्मित गुच्छों के रूप में पाए जाते हैं। और ये जो विभिन्न प्रकार के वृक्क बताए थे तीनों, इनकी संरचना मूल रूप से समान होती है। अब हम देखते हैं केंचुए के उत्सर्गी अंग। केंचुए के उत्सर्जी अंग खंडों में व्यवस्थित रहते हैं और बलयित नलिकाओं के बने होते हैं। यानी कि किसके बने होते हैं? बलयित नलिकाओं के बने होते हैं। इनका निर्माण किससे होता है? बलयित नलिकाओं से बना होता है, जिन्हें हम वृक्कक या नेफ्रिडिया कहते हैं। ये वृक्कक 3 प्रकार के होते हैं। पटीय वृक्कक, जिसको हम सेप्टल कहते हैं। पटीय वृक्कक 15वें खंड से अंतिम खंड के 15वें खंड से लेकर के अंतिम खंड के दोनों ओर, यानी 15वें खंड से लेकर के अंतिम खंड के दोनों ओर अंतरखंडीय पटों पर पाए जाते हैं। यानी 15वें खंड से लेकर के अंतिम खंड तक पाए जाते हैं और दोनों ओर होते हैं और अंतरखंडीय पटों पर पाए जाते हैं। ये आंत्र में खुलते हैं। दूसरा प्रकार है अध्यावरणीय वृक्कक। अध्यावरणीय वृक्कक शरीर की देह भित्ति के आंतरिक आस्तर पर तीसरे खंड से अंतिम खंड तक चिपके रहते हैं तथा शरीर की सतह पर खुलते हैं। तीसरा प्रकार है ग्रसनीय वृक्कक। ग्रसनीय वृक्कक चौथे से लेकर के छठे खंड तक पाए जाते हैं। चौथा, पांचवा और छठे खंड तक पाए जाते हैं। 3 युग्मित गुच्छों के रूप में पाए जाते हैं। तो ग्रसनीय वृक्कक 3 युग्मित गुच्छों के रूप में पाए जाते हैं। चौथे खंड में ग्रसनी होती है तो चौथा, पांचवा, छठे खंड में ग्रसनीय वृक्कक पाए जाते हैं। और ये तीनों प्रकार के जो वृक्कक हैं उनकी संरचना मूलतः समान होती है।
अब हम वृक्क के कार्य देखते हैं। तो वृक्क शरीर तरल के आयतन एवं संगठन का नियमन करता है। तो वृक्क का कार्य है शरीर के तरल के आयतन, शरीर के तरल आयतन एवं संगठन का, यानी शरीर के तरल का आयतन एवं संगठन का नियमन करता है। वृक्क कीपनुमा सिरे से प्रारंभ होते हैं। वृक्क की शुरुआत होती है कीपनुमा सिरे से होती है, जो गुह्य कक्ष से अतिरिक्त द्रव को संचित करते हैं। यानी जो कीपनुमा संरचनाएं होती है वृक्क में, वो गुह्य कक्ष से अतिरिक्त द्रव को इकट्ठा करते हैं और गुह्य कीप यानी कीप वृक्क के नलिकीय भाग से जुड़ा रहता है, जो उत्सर्जी पदार्थों को छिद्र द्वारा शरीर से एकत्रित कर आहार नाल में या बाहर छोड़ देता है। तो कीपनुमा संरचनाएं होती है जो एक नली द्वारा जुड़ी रहती है और ये उत्सर्जी पदार्थों को छिद्र द्वारा शरीर से बाहर निकाल देते हैं और जो आहार नाल के हैं वो आहार नाल में छोड़ देते हैं। ये केंचुए की वृक्क है, ये ग्रसनीय वृक्क है। चौथा पांचवा और छठे खंड में पाए जाते हैं ग्रसनीय वृक्कों की चूड़ा, और ये ग्रसनीय वृक्कों की वाहिनियां हैं। और ये ग्रसनीय वृक्कों की वाहिनी कहाँ पर छोड़ती है? ये ग्रसनी में छोड़ती है और मुखगुहा में छोड़ती है। 3 जोड़ी होती है, 1 2 3। ये तीनों जोड़ी कुछ ग्रेसिका में छोड़ती है, कुछ मुखगुहा में छोड़ती है। रक्त ग्रंथियां हैं जो हमने बताई थी। तो रक्त ग्रंथियां भी चौथे, पांचवें और छठे खंड में पाई जाती है और ग्रसनीय वृक्क भी चौथे, पांचवें और छठे खंड में पाए जाते हैं। ये मुख है। और फिर वृक्क है, यानी कि जो अध्यावरणीय वृक्क त्वचा में पाए जाते हैं, ये तीसरे खंड से लेकर के अंतिम खंड तक। और पटीय वृक्क जो होते हैं 15वें खंड से लेकर के अंतिम खंड तक पाए जाते हैं और पटीय वृक्क आहार नाल में छोड़ते हैं। ग्रसनीय वृक्क भी आहार नाल में खुलते हैं और अध्यावरणीय वृक्क की त्वचा में खुलते हैं। तो ये हमारा केंचुए का वृक्क तंत्र पूरा होता है। अब हम देखते हैं केंचुए का तंत्रिका तंत्र। तो केंचुए का तंत्रिका तंत्र मूलतः खंडीय गुच्छिकाओं यानी गैंग्लियाओं के रूप में दोहरी अधर तंत्रिका रज्जु पर व्यवस्थित होता है। तो तंत्रिका तंत्र कहाँ व्यवस्थित होता है? दोहरी अधर तंत्रिका रज्जु पर खंडीय गुच्छिकाओं के रूप में व्यवस्थित रहता है। बहुत सी तंत्रिका कोशिकाएं इकट्ठी होकर के गुच्छिका का निर्माण करती हैं, यानी कि गैंग्लिया का निर्माण तंत्रिका कोशिकाएं करती है मिलकर के। अग्र सिरे पर तंत्रिका रज्जु 2 सिरों में विभक्त हो जाती है। अग्र सिरे पर तंत्रिका रज्जु 2 सिरों में विभक्त हो जाती है। तीसरे व चौथे खंड में यह विभक्त होती है अग्र सिरे पर और पार्श्वतः ग्रसिका को घेरते हुए। तीसरे चौथे खंड में तंत्रिका रज्जु 2 भागों में बढ़ जाती है और यह पार्श्वतः यानी ग्रसिका को घेरती हुई पृष्ठ सतह पर ग्रसिका को घेरते हुए पृष्ठ सतह पर प्रमस्तिष्क गुच्छिका से मिलती है। पृष्ठ सतह पर प्रमस्तिष्क गुच्छिका से मिलती है, यानी कि सेरिब्रल गैंग्लिया से मिलती है। इस प्रकार तंत्रिका वलय बन जाती है। तंत्रिका वलय प्रमस्तिष्क गुच्छिका के साथ मिलकर मस्तिष्क का निर्माण करती है और प्रमस्तिष्क गुच्छिका वलय की अन्य तंत्रिकाओं के साथ मिलकर संवेदी अंगों और पेशीय अनुक्रियाओं को समाकलित करती है। अब हम देखते हैं केंचुए का संवेदी तंत्र। तो केंचुए के संवेदी तंत्र में आंखों का अभाव होता है, यानी आंखें नहीं पाई जाती, लेकिन इसमें कुछ प्रकाश और स्पर्श संवेदी अंग यानी कि ग्राही कोशिकाएं विकसित होते हैं,
जो प्रकाश की तीव्रता के अंतर को महसूस कर सकते हैं तथा पृथ्वी के कंपन को भी महसूस कर सकते हैं। यानी इसमें संवेदी यानी ग्राही कोशिकाएं पाई जाती है। प्रकाश और स्पर्श संवेदी अंग विकसित होते हैं जो प्रकाश की तीव्रता का अंतर और पृथ्वी के कंपन को महसूस कर लेते हैं। केंचुए में विशेष प्रकार के रसायन संवेदी अंग स्वादग्राही यानी टेस्ट रिसेप्टर होते हैं जो कि रासायनिक उद्दीपनों के लिए प्रतिक्रिया करते हैं। ये संवेदी अंग कृमि के अग्रभाग में पाए जाते हैं। तो जो रसायन संवेदी ग्राही अंग होते हैं स्वादग्राही, ये कृमि के अग्रभाग में पाए जाते हैं। तो ये था हमारा केंचुए का संवेदी अंग। अब हम देखते हैं केंचुए में जनन अंग। केंचुए में जनन अंग। तो केंचुआ उभयलिंगी होता है, अर्थात दोनों लिंगों को धारण करने वाला होता है, हर्मोफ्रोडाइट होता है। केंचुआ हर्मोफ्रोडाइट होता है। एक ही प्राणी में वृषण एवं अंडाशय दोनों जनन अंग मिलते हैं। इसमें 10वें व 11वें खंड में 10वीं और 11वें खंड में 2 जोड़ी वृषण होते हैं, टेस्टिस होते हैं। इनकी शुक्र वाहिकाएं 18वें खंड तक जाती है, यानी बास डिफरेंटिया शुक्र वाहिकाएं 18वें खंड तक जाती है और यहाँ ये प्रोस्टेट वाहिनी से जुड़ जाती है। 2 जोड़ी सहायक अतिरिक्त ग्रंथियां 17वें तथा 19वें खंड में पाई जाती है। 2 जोड़ी अतिरिक्त सहायक ग्रंथियां 17वें तथा 19वें खंड में पाई जाती है। संयुक्त प्रोस्टेट और शुक्र वाहिनी 18वें खंड के अधर पार्श्व में एक जोड़ा नर जनन छिद्र द्वारा बाहर खुलती है। तो 18वें खंड में एक जोड़ी नर जनन छिद्र होता है जिसके द्वारा ये बाहर खुलती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि 10वें और 11वें खंड में एक जोड़ी वृषण होते हैं। वृषणों से शुक्र वाहिनियां निकलती है और शुक्र वाहिनियां 18वें खंड में 17वें और 19वें खंड में उपस्थित प्रोस्टेट ग्रंथि से निकली प्रोस्टेट वाहिनी से जाकर के जुड़ जाती है और प्रोस्टेट वाहिनी संयुक्त होकर के 18वें खंड में ही जनन छिद्र के रूप में बाहर निकलती है। तो ये था हमारा नर जनन तंत्र। और 5वें खंड से लेकर के 9वें खंड तक प्रत्येक खंड के अंतरखंड पट पर एक छोटे थैलीनुमा संरचना के रूप में 4 जोड़ी शुक्राशय धानियां पाई जाती है और यह मैथुन के दौरान शुक्राणुओं को प्राप्त करती है और संग्रह करती है। एक जोड़ी अंडाशय 12वें और 13वें खंड के अंतरखंडीय पट पर स्थित होते हैं तथा एक जोड़ी अंडाशय। अब मादा जनन तंत्र की बात करें तो एक जोड़ी अंडाशय 12वें और 13वें खंड के आंतरखंडीय पट पर स्थित होते हैं, यानी एक जोड़ी अंडाशय 12वें और 13वें खंड के बीच में पाए जाते हैं और अंडाशय के नीचे अंडवाहिनी मुखिका पाई जाती है, यानी अंडवाहिनी कीप पाई जाती है जो अंडवाहिनी तक जाती है। अंडाशय से अंडवाहिनी तक जाती है एक मुखिका जाती है, यानी कि कीप जाती है। ये आपस में जुड़ करके 14वें खंड के अधर तल पर मात्र एक मादा जनन छिद्र के रूप में बाहर खुलती है। और हम नर जनन तंत्र में एक चीज छोड़ दी थी कि जो वृषण है, वृषणों से प्रत्येक वृषण से
एक शुक्राशय जुड़ा होता है, तो 4 वृषण होते हैं, तो चारों से एक शुक्राशय जुड़ा होता है और ये अगले खंड में पाया जाता है। जैसे 10वें खंड में वृषण स्थित है, तो 10वें खंड के शुक्राशय 11वें खंड में पाए जाएंगे और 11वें खंड के वृषण के शुक्राशय 10वें खंड में उपस्थित वृषण के शुक्राशय 11वें खंड में पाए जाएंगे और 11वें खंड में स्थित वृषण के शुक्राशय 11वें खंड में उपस्थित वृषण के शुक्राशय 12वें खंड में पाए जाएंगे। तो ये हमारा नर और मादा जनन तंत्र पूरा होता है। तो ये है हमारा केचुए में जनन तंत्र। तो यानी कि 5 से लेकर के 9वें खंड तक शुक्र ग्राहिकाएं पाई जाती है। 4 जोड़ी होती है जो 2 खंडों के बीच में होती है, 2 खंडों के बीच में पाई जाती है। फिर वृषण पाए जाते हैं टेस्टिस, और ये 10वें और 11वें खंड में होते हैं और 10वें और 11वें खंड के वृषणों के जो शुक्राशय है वो 11वें 12वें खंड में पाए जाते हैं। इनसे शुक्र वाहिनी निकलती है, यानी कि वास डिफरेंस निकलती है और वास डिफरेंस 18वें खंड तक जाती है और 18वें खंड में उपस्थित प्रोस्टेट डक्ट प्रोस्टेट वाहिनी से जाकर मिल जाती है और एक जनन छिद्र द्वारा दो वृषण छिद्र नर जनन छिद्र द्वारा 18वें खंड में खुलती है। दो जोड़ी सहायक ग्रंथियां पाई जाती है जो 17वें और 19वें खंड तक फैली रहती है। तो ये 2 जोड़ी सहायक ग्रंथियां कौन सी? प्रोस्टेट ग्रंथि को सहायक ग्रंथि कहते हैं और ये 17वें और 19वें खंड में पाई जाती है और इनको प्रोस्टेट ग्रंथि कहते हैं, यानी कि इनको कहते हैं स्पर्मेटिक कहते हैं। और स्पर्मेटिक डक्ट और बास डिफरेंट डक्ट दोनों आपस में मिलकर के नर जनन छिद्र का निर्माण करती है। और हम मादा जनन तंत्र की बात करें तो ये है मादा जनन तंत्र 13वां और 14वां खंड, 13वें और 14वें खंड के बीचों बीच में पाया जाता है। तो हम अंडाशय की बात करें तो अंडाशय जो होता है वो 12वें और 13वें खंड, तो जो मादा जनन तंत्र में अंडाशय है 12वें और 13वें खंड के बीच में पाया जाता है और 12वें और 13वें खंड के बीच में पाया जाता है और इनसे क्या है, अंडवाहिनी कीप लगी रहती है और अंडवाहिनी कीप जो अंडवाहिनी से जुड़ जाती है और अंडवाहिनी दोनों मिलकर के एक मादा जनन छिद्र बनाती है जो 14वें खंड में खुलता है। तो ये था हमारा ये प्रोस्टेट ग्रंथियां हैं, ये 17वें खंड से लेकर के 19वें खंड तक पाई जाती है प्रोस्टेट ग्रंथि, और जो अतिरिक्त सहायक ग्रंथियां हैं वो 17वें और 19वें खंड में पाई जाती है। तो ये जो अतिरिक्त ग्रंथियां हैं ये काले काले स्पॉट के रूप में दिखाई दे रही है और ये प्रोस्टेट ग्रंथि अलग है और सहायक ग्रंथियां अलग है। कैचुए का नर जनन छिद्र ये जनन तंत्र पूरा होता है। अब हम देखते हैं कि कैचुए में निषेचन कैसे होता है। शुक्राणुओं के आपस में आदान प्रदान की प्रक्रिया मैथुन के द्वारा होती है। जब एक कृमि दूसरे कृमि के संपर्क में आता है तब उसके जनन द्वार यानी गोनेडल ओपनिंग एक दूसरे के सानिध्य में आते हैं तो वे अपने शुक्राणुओं से भरे थैले को, जिन्हें शुक्राणुधर कहते हैं, वे अपने शुक्राणुओं से भरे थैले को, इन शुक्राशय को जिन्हें शुक्राणुधर कहते हैं, बदल लेते हैं। यानी कि जो अपने जो शुक्राणु हैं वो एक दूसरे के शुक्राशय में डाल देते हैं। पर्याणिका की ग्रंथि कोशिकाओं द्वारा, इन पर्याणिका में ग्रंथि कोशिकाएं पाई जाती है जिनके द्वारा कोकुन का निर्माण होता है
जिसमें परिपक्व शुक्राणु, जिसमें अंडाणुओं को छोड़ दिया जाता है, 14वें खंड में होते हैं, जिसमें जितने भी अंडाणु होते हैं वो डाल दिए जाते हैं और फिर ये कोकून आगे खिसकता हुआ जाता है, शुक्राशय में जाता है और शुक्राशयों में से अंड का निषेचन हो जाता है। अंड कोशिका तरल जमा कर दिए जाते हैं। निषेचन एवं परिवर्धन कोकून के अंदर होता है, जिसे कृमि मादा में छोड़ देते हैं। निषेचन एवं परिवर्धन कोकून के अंदर होता है और कृमि मादा, जिसको कृमि मादा है, वो कोकून में छोड़ देता है। अंड में शुक्राणु कोशिकाओं का कोकून के अंदर निषेचन होता है। कृमि इन्हें अपने शरीर से अलग कर देता है, वह मृदा के ऊपर या अंदर छोड़ देता है। कृमि भ्रूण कोकून में रहते हैं। लगभग 3 सप्ताह के बाद लगभग 4 की औसत से कोकून से 2 से 20 शिशु कृमि का निर्माण होता है। यानी 3 सप्ताह के बाद लगभग 4 की औसत से 3 सप्ताह के बाद 4 की औसत से 2 से 20 शिशु कृमि जन्म लेते हैं। कृमि में परिवर्धन प्रत्यक्ष होता है, इनमें लार्वा अवस्था नहीं पाई जाती। केंचुए को किसान का मित्र कहते हैं। यह मिट्टी में बिल बनाता है और मिट्टी को छिद्रित करता है। पौधों की जड़ों के लिए वायु की उपलब्धता बढ़ाता है और नीचे की ओर बढ़ना सुगम करता है। इस प्रकार केंचुओं द्वारा मिट्टी को उपजाऊ बनाना व मिट्टी की उर्वर क्षमता को बढ़ाने की विधि को कृमि कंपोस्ट कहते हैं। कृमि कंपोस्ट खाद का निर्माण करते हैं और केंचुए का उपयोग मछली पकड़ने के लिए भी किया जाता है। मछलियों को आकर्षित करने के लिए भी करते हैं।